हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मीनाक्षी कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर। आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग कंपनी लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना शुरू करेंगे, जिसके तहत आज हम हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपनी का अर्थ और परिभाषा, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी। सेकंड हम देखेंगे निगमित व्यक्तित्व, यानी कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी ऑफ कंपनी। थर्ड हम लोग बात करेंगे कंपनी की प्रकृतियां विशेषताओं की, यानी कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी के बारे में। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंपनी, हम लोग कंपनी वर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले कंपनी शब्द हमने लिया कहाँ से डेराइव करा, तो कंपनी वर्ड जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, कॉम प्लस पैनिस। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है कॉम प्लस पैनिस। कॉम का मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ। पैनिस का मतलब होता है ब्रेड और रोटी, यानी कि भोजन, साथ साथ भोजन करना। ठीक है ना। तो हेयर कंपनी मीन्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स टुक देयर मील टुगेदर। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले जो था कंपनी शब्द प्रयोग में लिया जाता था उन लोगों के स्वैच्छिक समूह के लिए जो लोग साथ साथ मिल बैठकर भोजन करा करते थे, उन लोगों के लिए कंपनी शब्द यूज आता था। अब कंपनी वर्ड कहाँ के लिए यूज आता है? कंपनी वर्ड यूज आता है उन लोगों के समूह के लिए, मतलब ऐसे व्यक्तियों का समूह या संगठन जिन्होंने अपने समूह को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड करवा लिया हो। ठीक है, तो कंपनी क्या होगी? ऐसे ग्रुप ऑफ पर्संस को इंडिकेट करेगी। कंपनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस, ऐसे व्यक्तियों का समूह जिन्होंने अपने आप को कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड करवा लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमने कंपनी शब्द लिया। अब बात करते हैं हम लोग कंपनी की डेफिनेशन की। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कंपनी अधिनियम 2013 जो वर्तमान में लागू है, इससे पहले कंपनी अधिनियम 1956 लागू था, अब वो अस्तित्व में नहीं है। अब उसके स्थान पर कंपनी अधिनियम 2013 लागू है। कंपनी अधिनियम 2013 की सेक्शन 2 का सबसेक्शन 20 इसको डिफाइन करता है। देखिए, कंपनी डिफाइंस अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसके अनुसार कंपनी विधि द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होने के साथ ही स्वतंत्र विधिक अस्तित्व होता है और अपनी एक सार्वमुद्रा होती है। इट मीन्स कंपनी इज अ लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ having separate legal entity with perpetual succession and a common seal। ठीक है, अब देखिए जैसे कुछ कीवर्ड्स है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन करी है, इनको मैं आपको समझाऊंगी, मैंने यहाँ लिखे भी है इनको नीचे। ठीक है, कंपनी विधि द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो कंपनी क्या हुआ? एक कृत्रिम व्यक्ति हुआ, एक आर्टिफिशियल पर्सन हुआ। पर्सन में भी नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे मैं और आप, ठीक है, तो लेकिन कंपनी क्या है? कंपनी का हमारी तरह माइंड नहीं है, हमारी तरह फिजिक नहीं है। कंपनी को किसने बनाया? लॉ ने बनाया। तो लॉ द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी। सेकंड बात होती है जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होने के साथ ही स्वतंत्र विधिक अस्तित्व। स्वतंत्र विधिक अस्तित्व यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की जो लीगल एंटिटी होती है, लीगल तो क्यों? क्योंकि उसको विधि ने बनाया। कंपनी की जो एंटिटी होती है, जो उसका अस्तित्व होता है, वो क्या होता है? सेपरेट होता है। तो भाई किससे सेपरेट होता है? उसके सदस्यों से, उसके निदेशकों से, कंपनी के मेंबर्स और सदस्यों से कंपनी का अस्तित्व बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, कंपनी की संपत्तियां होती हैं, उनकी नहीं होती। कंपनी के दायित्व कंपनी को ही चुकाने होते हैं, उनको चुकाने नहीं होते। तो कहने का मतलब है कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि चूंकि मैं कंपनी का निदेशक हूँ, चूंकि मैं कंपनी का सदस्य हूँ, इसलिए मैं कंपनी का मालिक हूँ। ठीक है, कंपनी का कोई मालिक नहीं होता। कंपनी स्वयं की संपत्तियों की, स्वयं के दायित्वों की खुद ही स्वामी होती है। क्लियर? तो इस तरह से कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। देन मैंने लिखा है शाश्वत उत्तराधिकार, यानी कि परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन से मतलब हमारा यहाँ हुआ फॉरएवर एग्जिस्टेंस से, यानी कि उसका हमेशा का अस्तित्व। कंपनी का जो अस्तित्व होता है कैसा होता है? शाश्वत होता है। उसका उत्तराधिकार शाश्वत होता है। कहने का मतलब है कंपनी में कोई भी पर्सन आ रहा है, कंपनी का कोई मेंबर बन रहा है, या कोई कंपनी का मेंबर कंपनी को छोड़ रहा है, कंपनी में कोई निदेशक आ रहा है, जा रहा है, किसी की डेथ हो रही है, कोई दिवालिया हो रहा है, इससे कंपनी के अस्तित्व पर, उसके उत्तराधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का सक्सेशन परपेचुअली रहता है, फॉरएवर एग्जिस्टेंस में कंपनी रहेगी। इसे एक बहुत अच्छे एग्जांपल से मैं आपको इजी तरीके से समझाऊंगी। जैसे मान लीजिए युद्ध के दौरान एक कंपनी का अधिवेशन बुलाया गया। उस कंपनी के अधिवेशन में कंपनी के सभी निदेशकगण और कंपनी के सभी सदस्य शामिल हुए, और अब उस युद्ध के दौरान चूंकि वो बुलाया गया था तो एक बॉम्ब आकर गिरा कंपनी की बिल्डिंग पर। उस बॉम्ब से कंपनी की बिल्डिंग खत्म, कंपनी के मेंबर्स की डेथ हो गई, कंपनी के निदेशक गणों की डेथ हो गई, सब खत्म हो गया। क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कंपनी का एग्जिस्टेंस अभी भी है? आंसर इज यस।
कंपनी का अस्तित्व अभी भी है, कंपनी कभी खत्म नहीं होगी। जब तक कि आप उसका वाइंडिंग अप नहीं कर दोगे, कंपनी का अस्तित्व बना रहेगा भाई। क्यों? कंपनी का सक्सेशन कैसा हो? परपेचुअल सक्सेशन। तो कोई सदस्य नहीं रहा फिर भी कंपनी बन रही, कोई निदेशक नहीं रहा फिर भी कंपनी का अस्तित्व रही रहा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपनी का शाश्वत उत्तराधिकार। फिर मैंने लिखा है और उसकी अपनी एक सार मुद्रा होगी, यानी कि कॉमन सील। कॉमन सील लाइक हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मैंने उस पर बाय हैंड सिग्नेचर कर दिया, आपने सिग्नेचर कर दिया। कंपनी का तो कोई फिजिक ही नहीं है, वो कैसे सिग्नेचर करेगी? तो कंपनी को एक ऑफिशियल सिग्नेचर की जरूरत होती है अपनी जो डीलिंग्स करने के लिए। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी करती है ना अपने नाम से, तो उसको साइन करने होते हैं। तो कंपनी साइन कैसे करेगी? कंपनी के पास उसकी कॉमन सील होगी जो उसके ऑथोराइज्ड सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, जिस भी पेपर या डॉक्यूमेंट पर एक कॉमन सील होगी, इसका मतलब क्या है कि वो डॉक्यूमेंट कंपनी ने इशू किया है। क्लियर अबाउट इट? तो ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट हुआ। सेकंड कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे स्वतंत्र निगमित अस्तित्व की, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। इसे इंडिपेंडेंट या सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन करके ये पूछ लिया जाता है, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। ठीक है, कि कंपनी के स्वतंत्र निगमित या विधिक अस्तित्व से आप क्या समझते हैं। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपनी के अस्तित्व की। तो कंपनी का अस्तित्व, कंपनी का स्वतंत्र अस्तित्व जो है कंपनी की एक विलक्षण जो है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कंपनी का, जो इसे अदर टाइप ऑफ बिजनेसेस से अलग करता है। कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था इधर, कंपनी अपने मेंबर्स से, अपने निदेशकों से बिल्कुल अलग होती है। जबकि अगर हम लोग भागीदारी जैसे व्यापार को लें, तो भागीदारी का जो अस्तित्व होता है वो उसके पार्टनर्स से होता है। कोई भी एक पार्टनर गया तो भागीदारी का विघटन हो जाता है। भागीदारी का जो अस्तित्व है उसके पार्टनर से ही है, जबकि कंपनी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही फीचर है जो कि कंपनी को मोस्ट इंपॉर्टेंट बना देता है। क्लियर? तो यहाँ पर कंपनी का अस्तित्व कैसा है? स्वतंत्र है उसके सदस्यों से। अब देखिए, जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, जैसे ही कंपनी को कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर करवा दिया जाता है, उसके अस्तित्व कैसा हो जाता है? उसका अस्तित्व हो जाता है निगमित अस्तित्व, यानी कि उसको कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी प्राप्त हो जाती है। क्लियर? अब देखिए, इस इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस को समझने के लिए हम लोग कुछ केस लॉस देखेंगे, जिनमें हम लोग क्या देखेंगे कि कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे लीडिंग केस की, सोलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897 अपील केसेस की। ठीक है, इस वाद के अंतर्गत सैलोमन जो था वो एक क्या था? शू बिजनेसमैन था, एक शू मर्चेंट था जो कि जूतों का व्यापार करता था। इस व्यक्ति ने, इसका व्यापार अच्छा खासा चल रहा था, तो इस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं अब अपने बिजनेस को बढ़ाऊं। अब मैं क्या करूं? एक कंपनी बनाता हूं, ठीक है, और अपना बिजनेस बढ़ाता हूं। अब सोलोमन ने क्या करा? एक कंपनी बनाई जिसका क्या नाम दिया? सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी का पर्पस क्या था? इस सोलोमन के शू बिजनेस को परचेज करना। ठीक है, इस बिजनेस को ये खरीदना चाहती थी, ऑब्जेक्ट रख दिया इसने। कंपनी जो बनाई इसने, कैसी कंपनी बनाई? पब्लिक कंपनी बनाई। अब आप लोग, जैसा कि सब लोग जानते भी हैं कि भाई पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 7 मेंबर्स ना, देयर आर 7 मेंबर्स, तो 7 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए। अब सोलोमन लाए कहां से भाई? तो 7 मेंबर्स देखिए ऐसे लेकर आया। इन 7 मेंबर्स में से एक तो सैलोमन खुद, एक इसकी वाइफ, एक इसकी डॉटर, और बाकी बचे 4 वो इसके बेटे। ऐसे करके ये परिवार के सातों सदस्य इस कंपनी के सदस्य बन गए। अब बात आई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए मिनिमम आपको 3 डायरेक्टर्स चाहिए। ठीक है ना? तो इसमें पब्लिक कंपनी में तो 3 डायरेक्टर्स के लिए आपको इन्होंने क्या करा? एक तो सोलोमन खुद और 2 इसके बेटे, ये तीनों मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गए। क्लियर हो गई? फिर उसके बाद इस कंपनी सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर करवा लिया गया। रजिस्ट्रेशन करवाने के समय जो एमओए होगा हमारा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था, उस पर इन 7 सदस्यों ने, जो सोलोमन थे, इनकी वाइफ, इनकी बेटी और इसके 4 बेटे, इन 7 ने सदस्य के रूप में हस्ताक्षर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर कर दिए। क्लियर? इस तरह से सोलोमन ने सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड बना ली, निगमित करा दी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब देखिए, कुछ समय तक इस कंपनी का व्यापार चला, लेकिन लगभग 1 साल बाद ऐसा समय आया जब इस तरीके का जो बिजनेस था वो थोड़ा डल होने लगा, थोड़ा कम चलने लगा। तो कंपनी की भी लायबिलिटीज बढ़ने लगी असेट्स की कंपैरिजन में। तो कंपनी के वाइंडिंग अप की स्थिति आ गई और कंपनी को वाइंडिंग अप किया गया। क्लियर? अब कंपनी को वाइंडिंग अप करने के लिए लिक्विडेटर बुलाया गया। लिक्विडेटर का क्या काम होगा? लिक्विडेटर क्या करेगा? कंपनी की असेट्स का वैल्यूएशन करेगा।
ठीक है, देखेगा कि कंपनी के पास असेट्स कितनी है, फिर उसकी लायबिलिटीज पे करेगा। क्लियर। तो कंपनी के असेट्स का वैल्यूएशन किया गया, तो कंपनी के असेट्स का वैल्यूएशन कितना था, 6000 पाउंड। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा था आप लोगों से कि सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का पर्पस क्या था, सोलोमन का बिजनेस को परचेज करना। ठीक है, सोलोमन के बिजनेस को परचेज करना। तो सोलोमन एंड कंपनी ने सोलोमन को के बिजनेस को परचेज किया था लगभग 40,000 पाउंड में। उस परचेज के लिए सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को कंसीडरेशन के रूप में सोलोमन को पेमेंट करना था। तो सोलोमन को पेमेंट जो किया था कंपनी ने, वो इस रूप में किया था कि लगभग 40,000 पाउंड के व्यापार को खरीदा गया, जिसके लिए 20,000 पाउंड सोलोमन को इक्विटी शेयर्स दिए गए, 10,000 पाउंड के सोलोमन को सिक्योर डिबेंचर्स दिए गए, और बाकी जो पैसा बचा था उसको कैश के रूप में सोलोमन को पे कर दिया गया। क्लियर। उसके बाद बात आती है ये अब सोलोमन को जो 10,000 जो पाउंड के 10,000 पाउंड के जो सिक्योर डिबेंचर्स दिए गए थे, उसके तहत अब सोलोमन क्या बन गया था, सिक्योर क्रेडिटर बन गया था। ठीक है, सुरक्षित लेनदार बन गया था कंपनी का। अब देखिए, जैसे फिर हम वापस आते हैं, जैसे कि कंपनी का लिक्विडेशन की बात किया गया, कंपनी के पास संपत्तियां कितनी निकली थी, केवल और केवल 6,000 पाउंड की। अब लिक्विडेटर ने क्या कहा कि भाई लॉ के अकॉर्डिंग तो क्या हो सकता है, सबसे पहले किसको पे किया जाना चाहिए, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। कंपनी की लायबिलिटी क्या थी, सिक्योर्ड क्रेडिटर था 10,000 का, कौन था, सोलोमन, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी थे, कुछ असुरक्षित लेनदार थे जो लगभग 7,000 पाउंड के आसपास के थे। ठीक है, तो यहाँ रूल के अकॉर्डिंग जो था, ये जो पैसा था कंपनी का, जो असेट्स थी, किसको पे किया जाना था, सोलोमन को पे कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि सोलोमन क्या था, एक सिक्योर्ड क्रेडिटर था, एक सुरक्षित लेनदार था कंपनी का। ठीक है, असुरक्षित लेनदारों ने, यानी कि असुरक्षित जो अनसिक्योर्ड जो क्रेडिटर्स थे, उन्होंने इस बात का खंडन किया कि साहब आप सोलोमन को पे नहीं कर सकते। क्यों पे नहीं कर सकते, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने तर्क दिया, चूंकि सोलोमन और सोलोमन एंड कंपनी दोनों एक ही है, इस व्यक्ति ने धोखा किया है कानून के साथ में, और क्या किया है, अपने को और अपने परिवार के सदस्यों को मिला लिया और कंपनी बना दी, और खुद ही लेनदार बन गया, खुद के पास ही पैसे आ जाएंगे, तो इसको तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ साहब। तो ये और कंपनी बिल्कुल अलग है, ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है, ऐसा उन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने कहा। सोलोमन ने अपने पैसे प्राप्त करने के लिए बाद में इस कंपनी पर वाद दायर कर दिया कि भाई मुझे तो मेरे पैसे चुकाओ। ठीक है ना, आपने तो मेरे से बिजनेस खरीदा था और आपने मुझे सिक्योर डिबेंचर्स दिए थे, तो मुझे मेरा पेमेंट दो। ठीक है, अब मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि सोलोमन और सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड दोनों ही सेपरेट है, दोनों अलग है। और क्या कहा, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड हैज एन सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, और विसे इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। क्या कहा कि सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का अस्तित्व स्वतंत्र निगमित अस्तित्व है, सोलोमन के साथ वो जुड़ा हुआ नहीं है। कंपनी चाहे कोई भी बनाए, चाहे वो कोई उसका रिलेशन वाला हो, चाहे रिलेशन वाले आपस में मिलाए, चाहे वो फ्रेंड्स हो, जिस दिन आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा दिया, कंपनी का अस्तित्व आपके अस्तित्व से बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से सोलोमन कोई भी हो, भले ही उसके दिमाग में आइडिया आया हो कंपनी लाने का, भले ही उसके प्रयासों से कंपनी खड़ी हुई हो, लेकिन सोलोमन अलग है और सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड अलग है। क्लियर। तो यहां से आपका प्रिंसिपल प्रोपाउंड हुआ इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस का। क्लियर। अब इसका सेकंड इंपॉर्टेंट केस हम लोग देखेंगे, रिकंडोली टी कंपनी लिमिटेड, 1886 कलकत्ता हाईकोर्ट। ये केस लॉ सोलोमन के वाद के आने के 11 साल पहले ही हमारे इंडिया में कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्टैब्लिश कर दिया था। ये जो प्रिंसिपल हम लोग बात कर रहे हैं कि ये सोलोमन केस से आया, हमारे कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस केस के आने के 11 साल पहले ही ये बात बता दी थी कि भैया कंपनी का अपना स्वतंत्र निगमित अस्तित्व होता है, कंपनी उसके सदस्यों से, निदेशकों से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, इस कंडोली टी कंपनी के केस में हुआ क्या था, एक्चुअली स्टूडेंट्स इसमें 4 फ्रेंड्स थे, चारों का एक चाय का बागान था, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग चारों मिलकर एक कंपनी बनाते हैं और इस चाय का जो बागान है इसको उस कंपनी को हैंड ओवर कर देंगे, बेच देंगे, सेल कर देंगे। ठीक है, तो चारों ने मिलकर एक कंपनी बनाई। अब एक ट्रांसफर डीड जो बना, उस ट्रांसफर डीड पर चूंकि स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है, तो उन चारों ने मिलकर स्टैंप ड्यूटी पे करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम स्टैंप ड्यूटी क्यों पे करें, एक तरीके से हम ही हैं और हमने एक कंपनी बनाई, तो हम और कंपनी चूंकि एक ही है, हम इधर से देंगे और उधर दे देंगे, मतलब खुद ही देंगे और खुद को ही दे देंगे, ये इन्होंने कहा।
हम और कंपनी चूंकि एक ही है, इसलिए हमें स्टैंप ड्यूटी पे करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर इन्होंने ट्रांसफर डीड पर स्टैंप ड्यूटी पे करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने क्या कहा? क्या कोर्ट ने इनकी बात मानी? नहीं। कोर्ट ने इनका तर्क अस्वीकार करते हुए कहा कि भले ही कंपनी आपने बनाई है, आपके प्रयासों से कंपनी बनी है, उस कंपनी के अंशधारी भी आप ही हैं, उसको संभाल भी आप ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका अस्तित्व कंपनी के अस्तित्व से बिल्कुल अलग है। कंपनी आपसे स्वतंत्र विधिक अस्तित्व रखती है। अब कंपनी की संपत्ति कंपनी की ही है, कंपनी के दायित्व कंपनी के ही है, आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी ही होगी। कंपनी आपसे बिल्कुल अलग है। इज इट क्लियर? यहाँ आते आते इन दोनों केस लॉज से क्या क्लियर हो गया? रिकॉग्नाइज द, दोनों ही केस किसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। क्लियर हो गई बात? ये हुआ हमारा सेकंड टॉपिक। अब हम लोग हमारे लास्ट टॉपिक पर आते हैं, कंपनी की प्रकृति एवं विशेषताएं। ठीक है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ कंपनी। ठीक है, जिस पर मोस्टली बड़े क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्जाम्स में। ठीक है, अब हम इसका एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंट इसकी इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन की। कंपनी क्या होती है बेटा? इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन होती है, यानी कि निगमित निकाय। बॉडी निकाय मतलब व्यक्तियों का संगठन, ग्रुप ऑफ पर्संस, लेकिन कैसा होता है? इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट मींस रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज लॉ। कंपनी विधि के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड होगा वो इनकॉर्पोरेट होगा। तो कंपनी विधि के अंदर रजिस्टर्ड होते ही कंपनी क्या बन जाती है? इनकॉर्पोरेट बॉडी बन जाती है। क्लियर? सेकंड इसका फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी, स्वतंत्र विधिक अस्तित्व, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऊपर समझाया था कि कंपनी का अपने सदस्यों निदेशकों से बिल्कुल अलग अस्तित्व होता है। थर्ड है इसकी कॉमन सील, सार्व मुद्रा, जो भी मैंने आप लोगों को समझा दी थी कि कंपनी के पास एक सार्व मुद्रा होगी, एक ऑफिशियल सिग्नेचर कंपनी का होगा। क्लियर? फोर्थ हम लोग बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन की, जो भी मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले कि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होगा, उसका फॉर एवर एग्जिस्टेंस होगा। क्लियर? कंपनी चाहे कोई नहीं रहे, कोई मेंबर आ रहा है जा रहा है, कंपनी के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी का अस्तित्व बना रहेगा। क्लियर? फिर बात आती है नेक्स्ट फीचर की, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी कि अंशों की अंतर्निहितता, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कंपनीज के लिए। कंपनियों में अंशों का अंतरण बहुत इजी तरीके से किया जा सकता है। ठीक है ना? कंपनी में एक शेयर होल्डर अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकता है, ये बहुत अच्छा गुण है कंपनी का। ठीक है ना? देखिए कंपनीज चूंकि देखिए पब्लिक भी होती है, प्राइवेट भी होती है। हालांकि प्राइवेट कंपनीज में शेयर्स को ट्रांसफर करने में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी होती है, जो खुद के जो मेंबर्स होते हैं पहले उनको ऑफर करना होता है। ठीक है ना? इसकी तुलना में पब्लिक कंपनीज में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो ज्यादा इजीली हो जाते हैं, उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। इजीली एक व्यक्ति अपने अंश को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। ठीक है? तो अंशों की जो अंतर्निहितता होती है बहुत अच्छा गुण होता है, कंपनी की विशेषता है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, संविदात्मक अधिकार। कंपनी के कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स होते हैं, यानी कि कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी संविदा कर सकती है, खुद संविदा कर सकती है। ठीक है? नेक्स्ट, कैन बी सू और टू बी सूड। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने छोटा सा लिखा है नाम से वाद, छोटा सा जगह की दिक्कत की वजह से, कैन बी सू और टू बी सूड, यानी कि कंपनी जो है अपने नाम से वाद ला भी सकती है और उस पर उसके नाम से वाद लाया भी जा सकता है। जैसा मैंने अभी आपको ऊपर कहा था कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स के बारे में, तो कंपनी ने जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, अब कंपनी के साथ किस सामने वाले से जिससे कॉन्ट्रैक्ट करा उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो कंपनी क्या करेगी बेटा? उसके ऊपर वाद लेकर आएगी। किसके नाम से लाएगी? अपने नाम से। फॉर एग्जाम्पल XYZ एंड कंपनी लिमिटेड, तो अब वाद किसके नाम से सूट फाइल होगा? XYZ कंपनी लिमिटेड वर्सेस दिस, जो भी नाम हो सामने वाली पार्टी का। ठीक है? तो वो अपने नाम से वाद ला सकती है, प्लस अन्य जो बाहरी व्यक्ति है, बाहरी लोग हैं, वो भी जो है कंपनी पर अगर वाद लाना चाहे तो कंपनी के नाम से लाएंगे। ठीक है? ये इसकी विशेषता हुई। फिर उसके बाद बात आती है सेपरेट प्रॉपर्टी, यानी कि पृथक संपत्ति की। कंपनी की अपनी स्वयं की पृथक संपत्ति होती है, कंपनी की संपत्ति कंपनी की होती है, कंपनी का मालिकाना हक होता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पर्सन है जिसके पास कंपनी के बहुत नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा है, एक शेयर को छोड़कर बाकी सारे शेयर्स उसके पास ही है। ठीक है? अब कंपनी का बिजनेस कैसा है? मान लीजिए लकड़ी का बिजनेस है और कंपनी की लकड़ी को एक दिन आग लग गई बहुत भयंकर तरीके से लकड़ी के कारखाने में। उस व्यक्ति ने अपने नाम से कंपनी की सारी लकड़ी का इंश्योरेंस करवा रखा है। अब जैसे ही आग लगी वो कंपनी कहाँ गया, वो व्यक्ति कहाँ गया? इंश्योरेंस कंपनी के पास कि लाओ साहब मेरे को इंश्योरेंस का पैसा दे दो। तो क्या उसे वो पैसा मिलेगा?
आंसर इज नो, क्योंकि उसने जो बीमा करवा रखा था किसके नाम से करवा रखा था? खुद के नाम से। कंपनी की प्रॉपर्टी तो कंपनी की होती है भाई, उसका बीमा कंपनी के नाम से करवाता वो, उसको पैसा थोड़ी मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी की संपत्ति कंपनी की स्वयं की हो गई। तो ये हो गया सेपरेट प्रॉपर्टी, ठीक है। उसकी संपत्ति उसके सदस्यों, उसके निदेशक गणों से बिल्कुल पृथक होती है, वो स्वयं की होती है। आगे बात आती है सेपरेट मैनेजमेंट। कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, यानी कि पृथक प्रबंध, कंपनी का मैनेजमेंट चलाने के लिए कुछ व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता है, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें कुछ व्यक्ति शामिल होते हैं जो कंपनी का प्रबंध का संचालन करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इसकी विशेषता होती है बेटा लिमिटेड लायबिलिटी, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कंपनी का, सीमित दायित्व, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी होती है एक तो बेटा बाय शेयर्स, जैसे जब हम लोग काइंड्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे तब देखेंगे, एक तो होती है लिमिटेड बाय शेयर्स और एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी। अंशों द्वारा सीमित दायित्व होता है, एक होता है गारंटी द्वारा सीमित दायित्व। तो अंशों द्वारा सीमित दायित्व ये होता है कि भाई कोई भी अंशधारी जो है वो कंपनी के प्रति ऐसे उसका असीमित दायित्व नहीं होता, उसका दायित्व केवल अपने द्वारा खरीदे गए अंशों के मूल्य तक ही होता है। क्लियर? तो ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी, किसके? शेयर्स की। एक होता है गारंटी द्वारा सीमित दायित्व, उसमें होता है कि व्यक्ति ने, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने गारंटी ली है कि कंपनी के बाइंडिंग अप के समय कंपनी के दायित्वों को चुकाने के लिए मैं इतने की गारंटी लेता हूं, तो जितने की उसने गारंटी ली है उतने के लिए ही वो लायबल होगा, उससे ज्यादा के लिए नहीं। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पर नहीं होगी। लिमिटेड लायबिलिटी होगी वेदर शेयर्स, या तो शेयर्स के द्वारा लिमिटेड होगी या फिर वो गारंटी के द्वारा लिमिटेड होगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। तो आज स्टूडेंट्स हमने हमारी क्लास में 3 टॉपिक्स पर डिस्कशन किया है, जिसके तहत हमने कंपनी का अर्थ और परिभाषा भी देखी, हमने प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की बात करी, हमने कंपनी के नेचर और कंपनी के फीचर्स के बारे में बात करी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।